इसमें लिखा है कि अब खेत पूरी तरह तुम्हारा होगा और तुम्हें कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। सुनो गोपाल, इस बार फसल का एक एक दाना मेरा होगा। यह सुनकर गोपाल और राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना सीधा इंसान होकर भी उसने अपने भाई की इज्जत रखी। अब उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। इसके बाद वीरेंद्र सिंह और वकील मिलकर एक योजना बनाते हैं। बहुत समय पहले सोनापुर गांव नाम के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था धनराज और छोटे भाई का नाम था गोपाल। धनराज बहुत लालची और स्वार्थी इंसान था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी ओर गोपाल गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह अपनी पत्नी राधा के साथ गांव के किनारे बने छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। गोपाल के पास खेती के नाम पर केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात मेहनत किया करता था। एक दिन सुबह सुबह गोपाल खेत में हल चला रहा था। तेज धूप होने के बावजूद वह लगातार मेहनत कर रहा था। तभी वहां धनराज आता है। क्यों गोपाल, कैसी चल रही है खेती बाड़ी? और हाँ, मेरा उधार कब लौटाने वाले हो? भैया थोड़ा समय और दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी हुई तो आपका सारा पैसा चुका दूंगा। देख लेना, ज्यादा देर मत करना। मुझे मेरा पैसा समय पर चाहिए। इतना कहकर धनराज वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद राधा गोपाल के लिए खाना लेकर खेत पर पहुंचती है। सुनते हो जी, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता। बड़े भैया ने सारी जमीन अपने नाम कर ली और हमें बस इतना छोटा खेत दिया। ऊपर से हर महीने उसका किराया भी लेते हैं। आपने कभी उनसे अपने हक के लिए बात क्यों नहीं की? राधा, भगवान सब देखता है। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसे एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। हमें बस मेहनत करते रहना चाहिए। पति की बात सुनकर राधा शांत हो जाती है। दोनों खेत में बैठकर खाना खाने लगते हैं। समय बीतता गया। गोपाल दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत से खेतों में अच्छी फसल उगने लगी। लेकिन धनराज का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक रात धनराज अपने घर में अकेला बैठा सोच रहा था। गोपाल तो सीधा सादा और अनपढ़ है। उसकी पत्नी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। क्यों ना मैं चालाकी से उसके पास बची हुई जमीन भी अपने नाम कर लूं, फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अगले ही दिन धनराज शहर जाकर नकली कागजात बनवा लाता है। उन कागजों में लिखा होता है कि गोपाल अपनी बची हुई जमीन भी धनराज के नाम कर रहा है। शाम को धनराज उन कागजों को लेकर गोपाल के घर पहुंचता है। गोपाल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब तुमसे खेत का किराया नहीं लेना चाहता। ये कागज उसी के हैं। बस तुम और राधा यहां हस्ताक्षर कर दो। भैया, इनमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि अब खेत पूरी तरह तुम्हारा होगा और तुम्हें कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर गोपाल और राधा बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बिना कुछ सोचे उन कागजों पर अंगूठा लगा देते हैं। अगले दिन गोपाल खेत में काम कर रहा होता है। तभी वहां धनराज आता है। सुनो गोपाल, इस बार फसल का एक एक दाना मेरा होगा। लेकिन क्यों भैया? खेत तो अब हमारा है ना? मूर्ख, तुमने कल जिन कागजों पर हस्ताक्षर किए थे उनमें लिखा था कि तुम अपनी बची हुई जमीन भी मेरे नाम कर रहे हो। अब ये खेत भी मेरा है और तुम दोनों मेरे नौकर हो। यह सुनकर गोपाल और राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भैया, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अब ज्यादा सवाल मत करो। अगर खाना खाना है तो चुपचाप काम करो। उस दिन के बाद गोपाल और राधा का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। कुछ ही समय बाद राधा गर्भवती हो जाती है। गरीबी और भूख के कारण
उनकी हालत और खराब होने लगती है। एक दिन मजबूर होकर गोपाल गांव के सबसे बड़े जमींदार वीरेंद्र सिंह के पास जाता है। मालिक, मुझे अपने खेतों में काम दे दीजिए। मेरी पत्नी गर्भवती है, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। इतना परेशान मत हो बेटा, कल से मेरे खेतों में काम करना। और ये कुछ पैसे रख लो, आज अपनी पत्नी को भर पेट खाना खिलाना। गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बार बार धन्यवाद कहता हुआ घर लौटता है। अगले दिन से गोपाल जमींदार के खेतों में काम करने लगता है। वह इतनी मेहनत करता कि कुछ ही महीनों में खेतों में लहलहाती फसल तैयार हो जाती है। पूरे गांव में ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। फसल बिकने पर वीरेंद्र सिंह को बहुत मुनाफा होता है। एक दिन वह गोपाल से पूछता है, तुम्हारा बड़ा भाई इतना अमीर है, फिर भी तुम्हें तुम्हारा हक क्यों नहीं मिला? शायद मेरे भाग्य में इतना ही लिखा था मालिक। गोपाल की सच्चाई देखकर वीरेंद्र सिंह को शक होता है कि जरूर कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र सिंह किसी काम से शहर की अदालत जाता है। वहां वह धनराज को एक वकील से बातें करते हुए देखता है। धनराज के जाने के बाद वीरेंद्र सिंह उस वकील से पूछताछ करता है। धनराज ने धोखे से अपने छोटे भाई की जमीन हथिया ली। बेचारा गोपाल उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलता। इतना सीधा इंसान होकर भी उसने अपने भाई की इज्जत रखी। अब उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। इसके बाद वीरेंद्र सिंह और वकील मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन वकील धनराज के घर पहुंचता है। धनराज जी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सरकार आपकी सारी जमीन अपने कब्जे में लेने वाली है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई रास्ता बताइए। एक ही रास्ता है। अगर आप अपनी जमीन अस्थायी रूप से वीरेंद्र सिंह के नाम कर दें, तो वो अपने संबंधों से आपकी जमीन बचा सकते हैं। अपनी जमीन खोने के डर से धनराज तुरंत मान जाता है। वह सारे कागजों पर हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन असल में उन कागजों में सारी संपत्ति गोपाल के नाम की जा रही होती है। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र सिंह गोपाल और राधा को लेकर धनराज के घर पहुंचता है। धनराज, अब ये घर और जमीन तुम्हारी नहीं, गोपाल की है। ये झूठ है। तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। धोखा तो तुमने अपने भाई के साथ किया था। ये रहे असली कागज। वकील सारे कागज सबके सामने रख देता है। धनराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब तुमने अपने भाई को धोखा दिया था, तब तुम्हें उसकी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। आज वही दर्द तुम्हें महसूस हो रहा है। उसी समय गांव के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और धनराज को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार करके ले जाते हैं। गोपाल और राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वर्षों बाद उन्हें उनका हक मिल चुका था। धीरे धीरे उनका जीवन फिर से खुशियों से भर जाता है। गांव के लोग भी गोपाल की अच्छाई और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। जो इंसान लालच और धोखे का रास्ता चुनता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि मेहनत, सच्चाई और अच्छे दिल वालों का साथ भगवान जरूर देता है।